हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्ट्रीट क्लासेस पर। आज हम सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास दूसरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्थान से संबंधित है। अब यहाँ पर देखो, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्रोह की भावना। विद्रोह करता है मतलब बालक ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक विद्रोह करना स्टार्ट कर दे। विद्रोह यानी कि मतलब वो अपनी जो बातें मनवाने के लिए अगेंस्ट चला जाता है, मतलब दूसरों के खिलाफ चला जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था तो 0 से लेकर के 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था अगर देखें हम तो होती है 15 से लेकर के 16 या 17 वर्ष के आसपास। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो ये बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष, ठीक है। और किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था होती है 13 से लेकर के 15 वर्ष। तो जो विद्रोह की भावना होती है, विद्रोह की भावना बालकों में कब पनपती है? जब उनकी आयु होती है पूर्व किशोरावस्था में, मतलब 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की जो आयु वाले वर्ग वाले बच्चे होते हैं वो इस अवस्था में आते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा पूर्व किशोरावस्था, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, यह कथन किसने दिया है? अब यहाँ पर एक परिभाषा है हमारे पास में। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, यह कथन किसने दिया है? गेसेल, मेरिडिथ, हरलॉक, डगलस और हॉलैंड। तो ये जो कथन है आपका, ये कथन दिया है गेसेल ने। गेसेल के द्वारा दिया गया कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। अगर हम इसे याद करने की ट्रिक बताएं तो इसमें देखो, नवीन शब्द बार बार आया है। नवीन, नवीन, नवीन शब्द 2 बार आया है, इसलिए ये नवीन याद रखना है गेसेल, नवीन से, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3। संवेदी संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। जो शिशु होते हैं अपने वातावरण का अन्वेषण किस प्रकार करते हैं? कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? संवेगी गत्यात्मक, मतलब संवेगों के द्वारा। तो संवेगी अवस्था में है तो सिंपल सी बात है कि तार्किक चिंतन के द्वारा वो अन्वेषण कर पाएंगे क्या? नहीं, इसमें तार्किक चिंतन के द्वारा अवलोकन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। संवेग एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है संवेगी एवं गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा ही वो अन्वेषण करेंगे। क्यों अन्वेषण करेंगे? क्योंकि वो उसी स्टेज में अभी फिलहाल है जिस स्टेज की वो बात कर रहा है। जैसे संवेगों के द्वारा ही वो सब अपने जो वातावरण है उसका क्या करेंगे? अन्वेषण करेंगे, क्योंकि संवेगी गत्यात्मक अवस्था में है। टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नैतिक निर्णय द्वारा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी वो इस जो एज है या जो ये मूल्य वाली एज है अभी इससे संबंधित नहीं है, मतलब इस स्टेज पर वो अभी नहीं पहुंचे। इस स्टेज जब वो पहुंचेंगे तब जाकर वो इसके द्वारा वातावरण का अन्वेषण करेंगे। तो अभी वो जिस स्टेज पर है उसी के द्वारा वातावरण का अन्वेषण करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, संवेग गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4। विकास की किस अवस्था को गेइंग एज कहा जाता है? गेइंग एज की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बालक और बालिका होते हैं अपने बालक और बालिका अपने ही साथी समूह के साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। साथी समूह मतलब कि सेम, जैसे बालक है तो बालकों के साथ ही रहना पसंद करेगा और जो बालिका है वो बालिकाओं के साथ ही रहना पसंद करेगी। तो इसको गेइंग एज कहा जाता है। और गेइंग एज जो होती है उसमें होती है, ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में तो विद्रोह की भावना पनपती है। तो ये जो अवस्था होती है गेइंग एज की वो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था में जो बालक और बालिका होती है वो अपने साथी समूह में रहना पसंद करती है। मतलब अगर जो बालक है तो बालक में ही रहना पसंद करेगा, मतलब अपने समलैंगिक मतलब जो बालक है बालक में ही रहना पसंद करेगा, जो बालिका है वो बालिकाओं में ही रहना पसंद करेगी। तो इसको गेइंग एज कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बाल्यावस्था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5। किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, या ब्रूनर जी के द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है
LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये किसके द्वारा दिया गया है? ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नॉम चॉम्स्की। ठीक है, हमारे इस जो क्लास है इसमें हम 2 से 3 आपके लिए परिभाषाओं को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपके धीरे-धीरे करके आप लोग कम से कम अच्छे से परिभाषाओं को भी याद कर लें। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? जो स्मृति मतलब कि हम किसी भी चीज को याद रख पाते हैं तो उसमें हम लोगों का सही क्रम क्या होता है? सही क्रम किस तरीके से होता है? पहले कूटांकन होता है, ठीक है, या तो फिर भंडारण होता है, ध्यान देना होता है, या प्रत्यय स्मरण होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो क्या देते हैं हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं। अगर कोई समस्या या फिर कोई भी जैसे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देने के बाद हम क्या करेंगे? उसका कूटांकन करेंगे, मतलब कि उसको हम किसी ऐसी भाषा में लिखेंगे जिससे वो हमको याद रहे। ठीक, उससे हम किससे रिलेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारे स्टोरेज में क्या करेंगे? उसको भंडार करके रखेंगे, इसको हम स्टोर करके रखेंगे, तो भंडारण आ जाएगा। और फिर भंडारण के बाद में क्या होगा कि भंडारण के बाद हम उसको प्रत्यय स्मरण कर सकते हैं। प्रत्यय स्मरण मतलब उसको पुनः जैसे वो हमारे भंडारण में चला जाता है, मतलब कोई भी चीज अगर हमारे मस्तिष्क में चली जाती है तो हम उसको प्रत्यय स्मरण कर सकते हैं, मतलब कि पुनः उसको याद कर सकते हैं, पुनः अपने पास में लेकर आ सकते हैं। जैसे हम किसी क्वेश्चन को याद करते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा के समय क्या करते हैं हम लोग? पहले हम ध्यान देते हैं, कूटांकन करते हैं, भंडारण कर लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में उसको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो हम उसको प्रत्यय स्मरण करते हैं, मतलब हम उसको पुनः याद करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 3, मतलब ध्यान देना। तो पहले देख लेते हैं थर्ड, सेकंड में है कूटांकन, फर्स्ट मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देना, कूटांकन करना, फिर भंडारण और फिर उसके बाद में प्रत्यय स्मरण आएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? अब देखो शिशु कैसा कह रहा है? आत्म केंद्रित होता है। ये किस अवस्था में होता है ऐसा? ठीक, तो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? 0 से लेकर के 5 वर्ष। ठीक, किशोरावस्था 13 से लेकर के 18 या 17 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर के 8 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था फिर उसके बाद में 18 से लेकर के ऊपर। ठीक, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो शिशु आत्म केंद्रित कौन सी अवस्था में होता है? आत्म केंद्रित मतलब स्वयं का सोचना, स्वयं से संबंधित बातें करना, स्वयं से इसमें करना। तो स्वयं से संबंधित जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 6 से लेकर के 8 वर्ष। 6 से लेकर 8 वर्ष मतलब कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था वही समय है जिसमें जो शिशु होता है, वो क्या करता है? आत्म केंद्रित होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मुख्य है? अब विशेषताओं के बारे में पूछा गया है हम लोगों से। विशेषताओं के बारे में पूछा गया है तो देखते हैं पहली विशेषता, अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना। बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव ऑप्शन है, इसे भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना। बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन सी, अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। बिल्कुल सही, मतलब जो संवेगात्मक रूप से जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसमें तीनों लक्षण पाए जाते हैं। वो अपने संवेगों भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी होता है, उसको नियंत्रित भी रख पाता है, और नियंत्रण रखने के साथ साथ अगर उसमें तीव्र संवेग आते हैं तो उसको भी समझ पाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 1, 2 एवं 3, मतलब कि तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़े। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन पूछा गया हमसे, परिभाषा के तौर पर ये प्रश्न आया हुआ है। परिभाषा पूछी हुई है कि ये परिभाषा जो है ये किसने दी गई है कथन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए डम्बिल का, ऑप्शन नंबर बी रॉस का, ऑप्शन नंबर सी मन का, या ऑप्शन नंबर डी मैकडोगल का। तो ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर बी रॉस महोदय के द्वारा ये कथन दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिभाशीलता। प्रतिभाशीलता प्रतिभाशीलता की जब भी बात आती है, मतलब कि जो बालक होगा या फिर जो भी होगा वो कैसा होगा, उच्च क्षमता का होगा, मतलब उसमें सृजनात्मकता भी होगी, उच्च क्षमता भी होगी, प्रतिबद्धता भी उच्च होगी, मतलब जो भी होगा वो सारा का सारा क्वालिटी क्या होगी उसमें, सारी की सारी इंप्रूव वाली क्वालिटी, मतलब कि सब उच्च मतलब जिसके पास क्षमता क्या होगी, उच्च होगी, सृजनात्मकता भी उच्च होगी और प्रतिबद्धता भी उच्च ही होगी, मतलब सब कुछ उसके पास ज्यादा ही होता है। क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसके पास ऑब्वियसली बात है कि वो ज्ञान भी उसके पास ज्यादा होगा, शब्द भंडार भी उसके पास ज्यादा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके पास उच्च क्षमता होगी, उच्च सृजनात्मकता होगी और उच्च सृजनात्मकता के साथ साथ उच्च प्रतिबद्धता भी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों की बात हो रही है। एक रचनात्मक कक्षा कक्ष, रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम होता है। अधिगम कैसे होता है भाई, जो रचनात्मक कक्षा कक्ष है उसमें जो बालक है वो किस तरीके से सीखता है या किस तरीके से उसको हमें डील करवाना है, किस तरीके से उसको सिखाना है, तो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यालय निष्कर्ष। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है निष्कर्ष, ये तो हमको नेगेटिव वर्ड लग रहा है। नेगेटिव वर्ड को तो हमें कभी भी चुनाव नहीं करना है हमारे इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, उद्दीपक तथा अनुक्रिया की जोड़ से होता है। ठीक है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि शिक्षक अगर उन्हें पुनर्बलन देता है, जैसे कि गुड, वेरी गुड, तो इसके साथ क्या होता है, अधिगम रचनात्मक कक्षा कक्षा में जो बच्चा है उसकी सक्रिय भागीदारी निर्भर होती है। और ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सूचित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन भी है सही, लेकिन सबसे जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थियों द्वारा क्या हो रहा है, स्वयं सूचित किया जाता है, मतलब स्वयं करके सीख रहे हैं और सक्रिय भूमिका भी लगा उसमें निभा रहे हैं, मतलब एक्टिव लर्नर की जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब यहाँ पर देखिए सही कथन का चुनाव करना है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, बिल्कुल भी नहीं। विकास जो होता है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कभी भी नहीं रुकता है। भले विकास में उतार चढ़ाव आते हैं, उसकी अवस्था में उतार चढ़ाव आएगी, लेकिन वो कभी भी नहीं रुकता है, वो हमेशा निरंतर बढ़ते रहता है। तो ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, बिल्कुल भी नहीं। विकास कभी भी पीछे की ओर नहीं बढ़ेगा, है ना भाई। विकास उत्क्रमणीय तो थोड़ी ना है कि विकास पहले किशोरावस्था से फिर बाल्यावस्था की ओर आ जाएगा, बाल्यावस्था से फिर शिशुअवस्था पर आ जाएगा, बाल्य, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। विकास जो होता है एक वृत्ताकार वर्तुलाकार कुंडली के रूप में भारती में चलता है, वृत्ताकार कुंडली में। ठीक, वर्तुलाकार होता है विकास, जो होता है क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। मतलब कभी किसी की हाइट छोटी हो जाती है, कभी किसी की हाइट बहुत तेज गति से बढ़ जाती है, कभी कोई मोटा हो जाता है, कभी कोई पतला हो जाता है। मतलब भिन्न व्यक्तियों में जो विकास होता है भिन्न भिन्न गति से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, मंद जो मध्य बाल्यावस्था की अवधि है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि। अब इसमें देखिए बाल्यावस्था की अवधि, बाल्यावस्था का हम सिंपली डीनेट को जब हम देखेंगे तो 6 से लेकर के जो 12 वर्ष की जो अवधि होती है वो होती है बाल्यावस्था की अवधि। और इसमें भी होती है पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब जैसे कि हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या आ सकता है, 6 से लेकर के 8। मध्य बाल्यावस्था में होता है, मध्य बाल्यावस्था में लेकर 8 से लेकर के 10। और फिर उसके बाद में जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो होती है 10 से लेकर के 12 वर्ष। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर मध्य अवस्था, जो मध्य अवस्था की जो बात कर रहे हैं वो किसमें आती है, 8 से 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है। ठीक, अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को आकार देने में
वातावरण के घटकों की भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति को आकार देने में केवल और केवल वातावरण के घटकों मतलब जो वातावरण है उसमें कोई भूमिका नहीं होती। मतलब एक तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वातावरण और आनुवंशिक होते हैं वो 99% व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं, मतलब कि उसकी भूमिका होती है वातावरण की और वंशानुगत की 99% 99% वो व्यक्ति को अफेक्ट करता है, उसमें उसकी भूमिका होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ठीक है ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः गलत कथन है, ठीक नहीं है। क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं, कम योगदान नहीं कर सकते हैं, है ना। वे जो वातावरण विकास में कम योगदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी भी कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ठीक है कह रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो विकास है, विकास में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है आनुवांशिकता से सबसे ज्यादा प्रभाव वो उसका वातावरण पर पड़ता है, वातावरण के द्वारा पड़ता है, क्योंकि जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो ढलने लग जाते हैं। क्योंकि वाटसन के द्वारा भी कहा गया है कि आप मुझे 12 बच्चे दे दीजिए, मतलब एक दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर या फिर अनपढ़ और चोर भी बना सकता हूँ। अब ये देखिए, अब एक ही प्रकार के नवजात शिशु की मांग उन्होंने की कि नवजात शिशु दे दीजिए। अब नवजात शिशु पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा आनुवंशिकता का तो हो गई, लेकिन वातावरण का होगा। वातावरण के अनुसार ही बालक कोई कलेक्टर बन रहा है या तो फिर कोई चोर, डकैती या फिर कोई सामाजिक वर्कर बन रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो होती है वातावरण की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, विकास में वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, एक प्रक्रिया है। अब एक प्रक्रिया कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? क्या उसको सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता, या फिर उसे विकास कहते हैं या सामाजिकरण कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सामाजिकरण। सामाजिकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, समाज में अपने मूल्य स्थापित करता है, समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करता है एवं समाज के अनुकूल बनने की प्रयास करता है। तो सामाजिकरण ही वो प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। अब देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो व्यक्तिगत वाक होती है, मतलब कि व्यक्तिगत जो बच्चा व्यक्तिगत वाक करता है उसकी संकल्पना क्या है? प्रदर्शित करती है बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ठीक हो सकता है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल ये है। उसके बाद है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं होता, उसको वातावरण के आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे हम उस पर अच्छे से वातावरण देंगे, उसको लीड करेंगे तो आगे बढ़ता जाता है। तो कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत वाक में क्या करते हैं, अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। जो सीखना है, सीखना किसको द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर देखो जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की जब भी बात आएगी तो हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, समाज या फिर सामाजिक, समाज या फिर सामाजिक, क्योंकि इनका जो कार्य रहा है वो पूरा का पूरा समाज पर रहा है और सामाजिक कार्य पर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को हमें देखना है कि जहां पर वाइगोत्स्की आएगा वहां पर समाज लिखा हुआ है, सामाजिक लिखा हुआ है, या फिर एक दूसरे के साथ में परिप्रेक्ष्य में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लिखा है, जेडपीडी का उदाहरण दी हुई है, इस तरीके से देखना है। तो पुनर्वलन तो नहीं हो सकता है इसमें। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से बिल्कुल भी नहीं। अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से बिल्कुल भी नहीं। उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके सामाजिक संदर्भ से, मतलब जो उसका सामाजिक संदर्भ है उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब देखो यहाँ पर हमें गलत कथन को मतलब गलत कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय होता है, मतलब कि विकास जैसे कि कोई बालक अगर इस आज की जिस कंडीशन में, तो आज की कंडीशन में हम
जैसे उसको बता सकते हैं कि आगे चलकर ये बन सकता है, आगे चलकर ये कार्य कर सकता है, तो विकास हमेशा पूर्वानुमान होता है। ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बिल्कुल विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब विकास रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। मतलब विकास जो एक सीधे विकास जो होता है सीधे रेखा में कभी नहीं चलता, वो वर्तुलाकार होता है, कभी कम कभी ज्यादा होता है, लेकिन निरंतर चलते रहता है। और ऑप्शन नंबर सी है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत चलता है, तो विकास कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कथन है और गलत कथन ही हमें गलत कथन ही चुनने के लिए कहा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकास रेखीय होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक क्या होता है कि कई बार भी मतलब उसको घूमने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, खोज करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है? तो शेषावस्था बिल्कुल भी नहीं। उत्तर बाल्यावस्था, हाँ बिल्कुल, उत्तर बाल्यावस्था ही वह कार्यकाल होता है, वह काल होता है जिसमें बालक क्या होता है कि अपने आसपास के जो वातावरण है, अपने आसपास के वातावरण में वो घूमने की प्रवृत्ति रखता है, उसको खोज करने की प्रवृत्ति रखता है। किशोरावस्था में अपने साथी समूह के साथ जैसे विद्रोह की भावना ये सारे पनपने लग जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में तो अभी तो मतलब घर पर ही होता है। जैसे कि क्या उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बालक होता है वो विद्यालय में प्रवेश करता है, और विद्यालय में क्या होता है उसको अलग अलग नए नए दोस्त मिलते हैं। तो नए नए दोस्त मिलने से क्या होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो जानने की प्रवृत्ति होती है वो अधिक बढ़ जाती है, और मिलने की, इनसे बात करने की, कहीं पर जाने की, घूमने की प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो विद्यालय में होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने डिस्कस किए हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये आपके एमपीटेट, सीटेट, एमपीटेट, केवीएस, सारे जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।